हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो मुझे। तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज का 22वां दिन है, यानी 22nd डे। और 22वां दिन आज हमारा एपी का आखिरी लेक्चर होगा। एपी का आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा सर। आज इस लास्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट क्या है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक्स बोले, और क्या क्या अपन देखने वाले हैं। एक्स्ट्रा कंसेप्ट होगा, एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक, और कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैं आपको बताऊंगा। क्लियर सर? आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो तो सारे लेक्चर आपके इंपॉर्टेंट होते हैं सर। हाँ, सारे होते हैं। सारे मतलब क्या, अपन डिटेल में कर ही रहे ना। अब समराइज करके अपन बहुत शॉर्ट शॉर्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। अब उसमें मान लो तुम छोड़ते जाओगे फिर थोड़ी होगा। इंपॉर्टेंट सारे ही है ना। आज वाले में इंपॉर्टेंट ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि पीवाईक्यूज है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं, कौन कौन से आने वाले हैं ना, तो वो चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी यार। ठीक है, चलो शुरुआत करें। तो फटाफट से एनसीईआरटी पेन कॉपी निकाल लीजिए और शुरू करते हैं अपन। लेके प्रभु का नाम, है ना। आइए 1 2 3 बोल के शुरू करो। तो आज मैं आपको ये सब चीजें स्टार्ट करने से पहले एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट सिखाऊंगा, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। सर, ये अरिथमेटिक मीन क्या होता है? देखो, हमने क्लास में पहली बार इसका जिक्र किया है। अरिथमेटिक मीन का क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, वहां से लेके कैसे उसका यूज करना है, और यूज करके फाइनल हम आंसर भी निकाल के लेके आएंगे। ठीक है सर? ये कहां काम आएगा? देखो, जब भी इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, एपी में अगर 3 नंबर दिए हैं ए बी सी, अगर ये 3 नंबर एपी में हैं, तो उस सिचुएशन में बी जो होता है, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी और डिवाइड बाई 2 करने पे ये जो चीज आपको मिलती है ना, ठीक है, इस फोटो को अपन कहते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, एक एक बात समझते हैं अपन। ठीक है, बी यानी बीच वाले को निकालने के लिए आपको आजू बाजू को जोड़ना और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है जरा समझते हैं इस चीज को। पहले इसके प्रूफ देख लेते हैं अपन। देखो, अगर मैं सेकेंड टर्म यानी बी में से अगर मैं ए माइनस करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस मिलेगा। हाँ, लिख देते हैं डी के इक्वल। अगर मैं सी में से बी माइनस करूंगा, आप ध्यान से देखना, तब भी मुझे कॉमन डिफरेंस ही मिलेगा, है ना। कॉमन डिफरेंस ही मिल रहा है। अब क्योंकि दोनों की वैल्यू डी आ रही है, मतलब दोनों आपस में, जब दोनों का राइट हैंड साइड सीधे हाथ की तरफ जो लिखा वो इक्वल है, मतलब उल्टे हाथ की तरफ जो लिखा वो भी इक्वल आएगा। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि b माइनस ए जो है वो c माइनस बी के इक्वल है। सर, माइनस बी को उठा के यहां पटक देंगे, माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, बी प्लस बी भी हो जाएगी, 2 भी हो जाएगा, और माइनस ए को साइड लेके आओ, c प्लस ए हो जाएगा। यहां से b इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और ये अपना हो गया अरिथमेटिक मीन। सर, ये कहां काम आता है? आपको याद है एनसीईआरटी में बॉक्स वाले प्रॉब्लम, बॉक्स वाले प्रॉब्लम है ना, 5.2 में शायद क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें एक सवाल है, 3 है और यहाँ समथिंग 13 है, बीच में ही जगह खाली है। बोला बताओ क्या आएगा। अब देखो, इस सवाल से करो तो, है ना। 13 प्लस 3 16, 16 बाई 2 8, है ना। क्या बताया था मैंने? पहला और तीसरा दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, क्या मिलेगा बीच वाला? 13 प्लस 3 16, 16 बटे 2 8, आ गया 8, खत्म। ऐसे काम आएगा ये, है ना। अब इस पे बेस्ड, अरिथमेटिक मीन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ सवाल, ध्यान से देखना आप लोग, है ना। सवाल बता रहा हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या है सर क्वेश्चन? आज का हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, है ना। हमारे पास क्वेश्चन ये, इफ 2k प्लस 1, इफ 2k प्लस 1 13 एंड 5k minus 3, 5k minus 3 are three consecutive terms of an AP, are 3 consecutive terms of an AP, then find the value of k, है ना। then find k, आपको k निकालना है। दो कैसे करना है, इस टाइप का सवाल है ना, ध्यान से सुनना। क्या दिया है हमारे पास सवाल में, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि इफ 2k plus 1, 13 and 5k minus 3 are 3 consecutive terms of an AP, then find k। अगर AP के 3 टर्म्स, ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों टर्म दिए हुए हैं, तीनों लगातार हैं, तो आप k की वैल्यू बताइए। बहुत आसान है, आप अप्लाई करेंगे। b इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइड बाई 2 आपको अप्लाई करना है। b की जगह पे है 13, रख दो यहाँ पे 13 इज इक्वल टू a प्लस, यानी 2k प्लस 1 a हो गया, और सी की जगह क्या रखोगे? 5k माइनस 3 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 26, 2k प्लस 5 के 7k, और प्लस 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा? -2, -2 आ गया, +2 हो जाएगा, ये आ गया 28 इज इक्वल टू 7k, और 7 1 जा 7, 4 जा k इज इक्वल टू 4 आ जाएगा आपका।
बहुत ही आसानी से आप ये चीजों को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई कैसे करा आपने? अब ऐसा ही सेम एक मिलता जुलता सवाल, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, सेम यही सवाल बिना नंबर चेंज किए, यही सवाल ध्यान रहे बिना नंबर चेंज किए पूछा गया, बता रहा हूं आपको, ठीक है। ऐसा ही एक सवाल अपन और करने जाना, ठीक है। देखो हमारे पास ऐसा ही एक सवाल है। सो क्वेश्चन ये है कि इफ p माइनस वन, इफ p माइनस वन कॉमा p प्लस थ्री कॉमा 3p माइनस वन आर इन AP, देन p इज इक्वल टू, है ना, देन p इक्वल्स टू डैश। अब p की वैल्यू बतानी है, बहुत ही आसान है ना। ये वाला सवाल जैसा हमने करा वैसे आपको इस वाले यहाँ पे भी करना है। क्या करेंगे सर? अगेन अप्लाई करेंगे। b इज इक्वल टू होता है a प्लस सी डिवाइड बाई 2, b की जगह पे आ गया b वाला टर्म यानी p प्लस 3, और a की जगह आएगा p माइनस 1 और c की जगह आ जाएगा ये 3p माइनस 1 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 2 इंटू p, 2p, 2 इंटू 3 6, p प्लस 3p 4p, माइनस 1 माइनस 2 हो गया। क्लियर? अब देखो सभी नंबर को सेट कर दो, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, और ये है 4p, 2p को यहां लेके आओ माइनस 2p हो जाएगा, 4p माइनस 2p, तो क्या मिलेगा? 4 में से दो कितना हो गया 2p, 2p इज इक्वल टू 8, 2 1 जा 2 4 जा, p इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। इस वाले सवाल का जवाब भी 4 आ गया, समझे? इस वाले सवाल का जवाब भी आपका 4 आ गया सर। तो इस टाइप के सवाल को करने का देखो तरीका ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अरिथमेटिक मीन करना था, अपन ये वाला सवाल जो है सीख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ और सवाल करते हैं, ठीक है। अब एक सवाल है ना, एक सवाल में आप एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां पे लिख लीजिए इन चीजों को, ठीक है। इस टाइप का सवाल मैं आपको बता रहा हूं, एक ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। ये सवाल आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसा मान लो आपको क्वेश्चन दिया है किसी एपी का है ना, सेवेंथ टर्म आपको दे रखा हो, मान लो किसी एपी का 7th टर्म जो है वो 11 है, ठीक है, और उस एपी का 11th टर्म जो है वो आपको 7 दे रखा है, ठीक है। तो आपको उस केस में ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो एक ये सवाल है, इस टाइप के सवालों को कैसे करना है, हालांकि वैसे तो ये शॉर्ट ट्रिक के सीरीज में आएगा, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी ऐसा आपको दिया हो ना कि 7 टर्म 11 और 11 टर्म 7 हो, है ना, तो इनको करने का एकदम आसान तरीका, आप क्या करो, a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 दे रखा है, और 11 टर्म यानी क्या हो गया a प्लस 10d इज इक्वल टू आपको 7 दे रखा है, कर दो माइनस, है ना, माइनस करो क्या हो जाएगा, देखो a से 1 कट जाएगा, 6 माइनस 10 कितना आ गया माइनस 4d, और 11 माइनस 7 आ गया 4, देखो 4 से 4 कट जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1, और d की वैल्यू -1 रखते ही आपको a मिल जाएगा। क्लियर? एक और सवाल हमने इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है सर। चलो तो अब आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, ठीक है, एक बहुत ही फेमस सवाल था, है ना, बहुत ही फेमस और पॉपुलर क्वेश्चन है। देखो वैसे ये 5.1 का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि √2, √8, है ना, एंड सो ऑन, और आपसे इसमें पूछ लिया जाता है ना, आपसे इसमें पूछ लिया जाएगा कि इस एपी का, है ना, इस एपी का आगे का ना 5वां टर्म या 6ठा टर्म आप बताएं। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया गया कि ये एपी है कि नहीं, पहले लोग तो इसमें वो हो जाते हैं, इसमें नेक्स्ट टर्म वैसे पूछ लिया जाता है ना। हाँ, जैसे मान लो √8 दिया, थोड़ा और अपन एडिट कर देते हैं इसको, √18 के बाद √32 कर देते हैं, तो आपसे क्या पूछेंगे, देन नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, अब पहली बात तो इसकी शक्ल ही एपी जैसी नहीं है, पहली बात तो ये कि इसकी शक्ल ही एपी जैसी नहीं है। अब तुमसे क्या पूछा है, तुम बताओ इस एपी का अगला टर्म क्या होगा। अब अगला टर्म मैं कैसे बता दूं, है ना, एपी दिखे सही मेरे को, तो देखो ये एपी है, जो लोग समझ पा रहे उनके लिए अच्छी बात है, जो ना समझ पा रहे उनके लिए बता दो, ठीक है। एपी है, किस प्रकार से एपी है वो भी अपन समझते हैं। देखो √2 को √2 रखना, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ऐसे नहीं करा रहा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको ध्यान रखना आप, है ना। √2 दे रखा है आपको, √8 दिया हुआ है, अगर मैं √8 को 4 × 2 लिख दूं तो मेरा काम आसान होने दिख रहा है, √18 को अगर मैं 9 × 2 लिख दूं तब भी मेरा काम आसान हो जाएगा, एंड सिमिलरली √32 को अपन 16 × 2 लिख दें तब भी अपना काम आसान हो जाएगा, एंड डॉट 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 सो ऑन। अब इससे फायदा क्या, करोड़ों का फायदा हुआ, 1-2 रुपए का नहीं, करोड़ों का फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ, देखो √2 को √2 रन देना, 4 × 2 क्या 4 फुदक के बाहर आ जाएगा, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 4 फुदक के बाहर ही आ गया, बाहर ही आ जाएगा, मतलब 2 √2 हो जाएगा।
अब 9 जो है 9 भी बाहर निकल आएगा, 9 भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 3 का, तो 9 भी फुदक के बाहर आ गया, ये हो गया भैया जी 3√2। और 16 जब 16 बाहर ही निकलेगा, 16 जब बाहर आएगा तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो ये हो जाएगा 4√2। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये एपी बन रहा है √2, 2√2, 3√2, 4√2, तो बबू अगला टर्म क्या हो जाएगा, अरे 3√2, 4√2 का अगला क्या आएगा 5√2 है ना, 5√2 आ जाएगा, 6√2, 7√2 कंटिन्यूअस ऑन। तो ये तो हमें अगला टर्म पूछा था, तो अगला टर्म हमारा हो जाएगा 5√2। क्या हमारा 5√2 आंसर है? नहीं, सही है, लेकिन इस फॉर्म में आपको आंसर नहीं देना, आपको आंसर ऐसे देना रूट के अंदर, आपको ऑप्शन में रूट में ऑप्शन दिए होंगे, ऐसे 5√2 नहीं मिलेगा आपको। 5√2 तो आपने सिंप्लीफाई किया ना, ये 4√2 और ये √32 दोनों सेम है, लेकिन इसको आपको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना एपी के अकॉर्डिंग। तो वो कैसे करना देखो, आप समझो, अगर 5√2, अगर 5 को मैं अंदर भेजता, अगर ये 5 अंदर जाता, सोचो कौन सा नंबर है जो बाहर निकल के 5 हो जाएगा, तो 25 है ना, 25 का सॉरी बाहर निकल 5 होता है ना, 25 अंडर से 25 रहे तो बाहर निकल के 5 हो जाएगा, और इंटू 2 25 टू कितना हो जाएगा 50, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका √50। √50 वो नेक्स्ट टर्म होगा एपी का जो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया मेरी बात है? चलो, तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, आपको समझ में आ गई होंगी। अब अपन जो है गिने चुने ना कुछ और सवाल भी करने वाले, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें इस टाइप का सवाल दिया जाए है ना, इफ द एसएन इज इक्वल टू ना, किसी एपी का आपको एसएन दिया हुआ है, इफ एसएन इज इक्वल टू 3n² प्लस 2n, 3n² प्लस 2n, आपको फाइंड आउट करना, फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी, फाइंड nth टर्म ऑफ एपी, फाइंड nth टर्म ऑफ एपी। अब देखो ये कैसे करना है, एपी में एसएन इज इक्वल टू 3n² प्लस 2n गिवन है, आपको बताना है कि इस एपी का nth टर्म क्या होगा, कैसे होगा। देखो क्या करना है आपको, आप पहले ना एसएन S1 निकालो, जहां जहां n है वहां वहां तुम 1 रख दो, जहां जहां n है वहां वहां तुम 1 रख दो। अगर तुम 1 रख दो तो इससे क्या होगा देखो, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा S1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 प्लस 2 कितना आ गया 5, तो S1 इज इक्वल टू 5। ध्यान रहे जो आपका S1 होगा वही आपका पहला टर्म होगा। क्यों सर, क्यों S1 पहले टर्म के इक्वल क्यों आएगा, जरा बात समझिए। S2 A1 A2 A3 A4, S4 लिखने का मतलब क्या हुआ कि चारों टर्म्स को जोड़ रहे हैं आप। S3 मतलब क्या हुआ कि आप 3 टर्म्स को ही जोड़ेंगे, है ना। S2 मतलब क्या हुआ कि आप 2 टर्म्स को ही जोड़ोगे। तो S1 मतलब क्या हुआ कि आप केवल एक टर्म को, लेकिन एक टर्म को जोड़ोगे किसमें, यही तो बात है, एक टर्म को किसमें जोड़ पाओगे, किसी में नहीं। एक टर्म S1 का मतलब क्या हो गया, केवल पहला टर्म। बात समझ आ गई, इसीलिए हमने S1 निकाला, मतलब हमने क्या निकाल लिया, इसका पहला टर्म निकाल लिया। डन। अब आगे क्या करेंगे सर, अब आगे बबुआ निकालेंगे हम S2। S2 मतलब क्या हुआ, जहां जहां n है वहां वहां 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये S2 बराबर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 हो गया 12, 2 दूनी 4, 12 प्लस 4 हो जाएगा S2 की वैल्यू 16। अब ये आ गया आपका S1 भी आ गया और S2 भी आ गया। अब अगर आपको याद हो तो मैंने an का एक फॉर्मूला बताया था आपको, है ना, कि an इज इक्वल टू क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1, बताया था ना मैंने। तो यहां से n की जगह मैं एक काम करता हूं, मैं 2 लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा S2 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 S1। सो अगर मैं S2 में से S1 को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेकंड टर्म मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं, S2 माइनस S1 करने से आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा, फॉर्मूला हमने पढ़ा था। कर दो माइनस S2, A2 इज इक्वल टू, S2 कितना है 16, S1 कितना है 5, तो आपको A2 कितना मिल जाएगा, A2 आपको मिल जाएगा 11। अब समझो सेकंड टर्म 11 है, पहला टर्म 5 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया। अब D निकालना है, देखो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो भैया जी A2 है आपका 11 और A1 है आपका 5, 11 में से 5 घटा देंगे आ जाएगा 6, कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 6, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया और इसका पहला टर्म A आ गया। अब तुम्हें जो निकालना है तुम निकाल सकते हो। क्या निकालने बोला है, nth टर्म निकालने बोला है ना, nth टर्म निकालने बोला है। तो nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म कैसे निकालेंगे सर, देखो nth टर्म के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला टर्म क्या रखेंगे अपन, पहला टर्म की जगह पे आप रख सकते हो 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। तो एन माइनस वन यानी एन की जगह पे आपको कुछ रखना नहीं है, माइनस वन। कॉमन डिफरेंस कितना रखेंगे, 6 रखेंगे सर। क्या हो गया 5 प्लस 6 इंटू एन 6n माइनस 6। अब यहां से ए एन इज इक्वल टू देखो 6n तो 6n रहेगा, 5 में से माइनस 6 करूंगा यानी माइनस 1 आ जाएगा। एनथ टर्म आपका आ गया 6n माइनस 1, nth टर्म आ गया 6n माइनस 1। ऐसे आपको nth टर्म निकालना है। क्लियर हो गई मेरी बात है? तो ये एक टाइप का सवाल हो गया। अब इसमें देखो उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा मतलब क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको 6n माइनस 1 दिया होता और आपको पूछ लेते कि आप बताओ sn कितना आएगा, तब कैसे निकालेंगे। देखो तब भी आसान तरीका है। तब क्या करना, जैसे इसमें कैसे 1 रखा हमने s1 s2, इसमें भी रखो a1 रखना। a1 रखोगे तो पहला टर्म आ जाएगा, a2 रखोगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा, और सेकंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, उसके बाद तुम एसएन वाले फॉर्मूला रख देना, आपको एसएन का इक्वेशन भी मिल जाएगा। बहुत इजी है ये, ठीक है। चलो अब अपन करेंगे अगला सवाल। देखो अब हम करने जा रहे हैं अगला सवाल। अगले सवाल हमें थोड़ी जगह कमी पड़ेगी इसलिए हम यहीं पे करने वाले हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है सर हमारा, अब हम एक ऐसा सवाल करने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी में है ना, शायद पहले एनसीईआरटी में तो शायद नहीं है, बट हाँ वो आ सकता है। सवाल ये है कि सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी is 48 and the product of its first and last term है ना is 252, then find the D है ना, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब सवाल का पहले मतलब समझना, बेवकूफी मत करना। सम ऑफ थ्री टर्म्स, अब सम ऑफ थ्री टर्म्स का मतलब ये नहीं कि पहले 3 टर्म्स ही हैं, वो बीच में कहीं से भी 3 टर्म उन्होंने उठा लिए। यहां बोला है प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब ये नहीं कि एपी का पहला और एपी का आखिरी, नहीं, जो 3 तुमने सेलेक्ट किया उस 3 में से पहला और आखिरी, ऐसा बीच में देखो 3 होंगे, एक पहला बीच में और एक लास्ट में, तो पहला और आखिरी ये बोल रहा है ना। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कह सकते हैं ना, जो फर्स्ट एंड लास्ट लिखा है ना, तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म कह सकते हैं आप, वो भी कह सकते हो ना, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ठीक है। तो पहले और तीसरे टर्म का प्रोडक्ट जो 252 आ रहा है। सवाल समझ में आ गया। आपको बताना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखो जब भी इस टाइप का सवाल आए एपी के अंदर, आपको 3 नंबर्स को बताया गया, 3 नंबर को जोड़ के इतना दिया हुआ है, 3 नंबर जोड़ के इतना दिया हुआ है, उस केस में आपको एपी के 3 टर्म्स एज्यूम करने हैं। तो एपी के 3 टर्म्स क्या होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ये हो गए 3 टर्म्स। लेकिन ये सब ये आपको जो है कॉम्प्लिकेटेड आंसर देगा। देखो अगर एपी के 3 टर्म्स हमने लिए ए, अगला टर्म ले लिया ए प्लस डी और अगला ले लिया ए प्लस 2डी, तो इनको ऐड करोगे आप, इसमें क्या होगा, देखो ए प्लस ए 2a और ये 3a, और d प्लस 2d कितना जाएगा 3d। तो ये आंसर आपको मिलेगा सही, लेकिन ये थोड़ा 2 वेरिएबल में मिलेगा। आंसर आपको 2 वेरिएबल मिलेगा, सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम इसका क्या करें सर, तो बेटा हमें ये करना होता है आसान बनाने के लिए, जब भी आपको एपी में 3 टर्म्स का सम लेने बोला जाए तो आपको वो 3 टर्म लेने, 3 मैजिकल टर्म्स। कौन कौन से, a माइनस डी, a और a प्लस डी। क्यों सर हमने यही 3 टर्म्स क्यों लेने, यही लेने है ना। ये लेने का देखो फायदा, अगेन ना करोड़ों का फायदा, 1 करोड़ का फायदा मैं तुम्हें पहले करा चुका हूं। देखो 1 करोड़ का फायदा और 2 करोड़ का फायदा हो गया तुम्हें, चुपचाप मेरे अकाउंट में डाल देना, है ना। देखो a माइनस डी, a प्लस डी, तीनों टर्म्स का सम ऐड करने पे कितना आ रहा है 48, अकाउंट नंबर भेज दूंगा मैं, है ना, इज इक्वल टू 48 कर देना। देखो माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, ये फायदा हुआ जो मैंने कहा था ना करोड़ का, ये है वो करोड़, है ना। तुम्हारा डी से डी कट जाएगा। ऐसा कटने से क्या फायदा हुआ, देखो कटने से तुम्हारा एक वेरिएबल कम हो गया। इक्वेशन सॉल्विंग में जितने वेरिएबल कम रहे उतना आपके लिए आसान होता है, ठीक। अब देखो a प्लस ए कितना आ गया 3a, और इसमें बताया था कि सम ऑफ 3 टर्म्स, तीनों को ऐड करने पे 48 आएगा, यानी इज इक्वल टू 48 कर देंगे, 3 1 जा 3 16 जा, a इज इक्वल टू 16 आ गया, मिल गया पहला टर्म 16 ऐसे ही मिल गया। और क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी देखो पहला टर्म क्या है इसका a माइनस डी, और आखिरी टर्म क्या है बबुआ a प्लस डी, इनका जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 252। अब जरा ध्यान से देखो तो ये a माइनस बी और a प्लस बी नहीं लिख रहा तुम्हें,
दिख रहा होगा ना, a माइनस डी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 252। अब देखो मुझे a नहीं d है ना, कॉमन डिफरेंस d है ना, यहाँ पे d कर दूं। अब देखो मुझे d के बारे में नहीं पता, मुझे a का पता है, a कितना है 16, तो मैं 16 का स्क्वायर कर देता हूं, यहाँ पे आ जाएगा 256 माइनस d का स्क्वायर करूंगा आ जाएगा 252। अब समझो अगर मैं 256 को टांग के इस साइड लेके आऊं तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया और यहां से d का स्क्वायर 4 आ रहा। सोचो d का स्क्वायर 4 है, कौन सा नंबर, +2 -2 है ना, तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा +-2। तो ये दोनों ही आंसर आपके सही है, +2 भी -2 भी चलेगा। बात समझ में आई? तो एपी के 3 टर्म क्या हो जाएंगे, देखो पहला क्या था a माइनस डी, तो +2 रखो, 16 - 2 14, 16 और 16 + 2 यानी 14 + 16 + 2 18 है ना, तो ये 14, 16 और 18 3 टर्म्स हो जाएंगे। समझ में आया? आप माइनस में भी रख सकते हो, फिर उल्टा हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ऐसे। क्लियर है मेरी बात है? एक और प्रकार का सवाल हमें करना है, एक और प्रकार का हमें सवाल जो है कवर करना है, ठीक है। उस टाइप के सवाल के लिए मैं आपको जो है पहले वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद अपन सवाल करेंगे। वो क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहेगा कि आपको जो है फाइंड आउट करना रहेगा एपी का पहला नेगेटिव टर्म। अब ये सवाल आता है ना, इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देखो जैसे मैं आपको करवा देता हूं, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी। एक काम करते हैं, यहां से जगह बना लेते हैं, जगह तो हो नहीं पाएगा अपने पास, यही करना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास सवाल ये दिया हुआ है, कैसे करेंगे हम इस प्रकार का सवाल, ये रहा सवाल, विच टर्म ऑफ द एपी, है ना, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाला पोर्शन जो है आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, है ना, ऑब्वियस बात है, मैं चेक तो कर नहीं सकता। तो 121,117 है ना, मैं चीजों को बोल दे रहा हूं, ठीक है। अगर विजिबल ना हो तो आप क्वेश्चन लिख लेना, 121, 117 एंड 1113 है ना, डॉट 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 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब ऐसा सवाल आता है क्या सर? हाँ ऐसा सवाल आता है, हालांकि ये एनसीईआरटी के 5.4 में ऑप्शनल का सवाल है, पहला सवाल 5.4 का पहला सवाल ऑप्शनल लिखा रहता है कि नहीं आएगा, बट हाँ पूछा जाता है। तो हमें क्या करना, हमें करना, हमें बिल्कुल करना, हमें बिल्कुल करना है, छोड़ना नहीं है। ये कैसे करेंगे अपन? बोला है पहला नेगेटिव टर्म बताओ। देखो पहला नेगेटिव टर्म बताने का मतलब ये है, तुम्हें जो है इसमें कुछ भी नया नहीं करना है। अभी तक जो आपने एन का फॉर्म लगाया ना, आप वही लगाओ, बस आपको एन लेस देन 0 कर दो। एन लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव हमने। अब समझो एन का फॉर्म लगाओ, a + n-1 × d, और ये आइटम आएगा लेस देन 0। a की जगह पे कितना, 121 + n-1, कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, कम हो रहा है, दिख रहा है 121 से 117, कितना कम हुआ, 4 नंबर कम हुआ, कॉमन डिफरेंस -4 रख देंगे अपन, लेस देन 0। अब आगे क्या करना है, अब आगे देखो क्या करना है। सबसे पहला काम जो आप करेंगे, इस 121 को आप इस साइड लेके आ जाए, तो यहां क्या बचेगा, n-1 × -4, और ये आ जाएगा -121। बात समझ में आ गई, -121। अब हमें क्या करना है, देखो इस साइड माइनस में है, ये नंबर भी माइनस में है, तो आप बोलो सर माइनस से माइनस काट दें। देखो अब ये चीज ना यहां फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है, देखो मैं बता रहा हूं। ये आप जब इक्वल टू रहता है तब आप कर सकते हो कि -12 है और यहाँ पे -3x है, तो माइनस माइनस काट दिया, 3 1 3 4 आंसर लेके आ गए, सही है। लेकिन ये एक्चुअल में नहीं होता। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हमें एक्चुअल में करना होता है दोनों साइड मल्टीप्लाई। एक्चुअल में क्या होता है, देखो चीजें ऐसी होती है, मान लो -12 = -3x है, तो जो इन रियलिटी होती है मैथमेटिक्स स्टेप, वो क्या होती है, मल्टीप्लाइंग बाय -1। मैंने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किया, देखो तो माइनस क्या हो गया, ये +12 और ये कितना हो जाएगा 3x। ये होता है, लेकिन ये स्टेप हम इतना नहीं जानते ना, हम ये चीज जानते नहीं, ये चीज हमें एक्चुअली बताया भी नहीं जाता है ना। ऐसा नहीं कि टीचर्स बताना नहीं चाहते, तुम समझ नहीं पाते, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना, उसमें तुमसे ये बात राज की बात है ना, छुपाई जाती है तुमसे, तुम्हें अब बताई जाएगी चीजें। तो हम ये ऐसे हम एक्चुअल में काटते नहीं, हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। आपने जब भी देखा होगा 3/2 है ना, और यहाँ पे आपने = के साइड आपने देखा होगा, है ना,
कि ये मान लो यहाँ पे दे रखा है आपको 15, तो हम क्या करते हैं यहाँ से डायरेक्टली हम इसे डिवाइड करते हैं 5। तो एक्चुअल में ये भी गलत है, गलत मतलब ऐसा नहीं कि गलत है, ठीक, आंसर सही आएगा आपका इससे, बट इन रियलिटी में हम क्या करते हैं, रियलिटी में हम ये करते हैं, हम इसे कट नहीं करते, हम क्या करते हैं दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर, देखो 3 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा आपका 5, और ये 3 से 3 कट जाएगा, तब आपको x/2 = 5 मिलेगा। ये स्टेप एक्चुअल में होते हैं। अब इतना सब तामझाम करने का सर यहाँ पे क्या मतलब, देखो यहाँ पे ये मतलब निकल रहा है कि आप अगर डायरेक्टली कट कर देते हो, देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा समझो, मान लो इधर लिखा हुआ है कि -2 और इधर लिखा हुआ है -3, अब पूरी दुनिया जानती है कि -2 -3 में कौन सा नंबर बड़ा है, -2 -3 में ये वाला नंबर बड़ा है। अब तुम्हें से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे सर आपने गलत लिखा है, सर ये वाला नंबर बड़ा है, नहीं, नेगेटिव में नंबर जितना छोटा होगा उतना बड़ा माना जाता है ना, नेगेटिव वाला नंबर छोटा नंबर बड़े वाले से बड़ा है, क्योंकि माइनस में ना आप समझो इस पे 2 रुपए कर जाए, इस पे 3 रुपए कर जाए, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो कौन फायदे में, फायदे में ये ना, ये नंबर बड़ा होगा, -2 -3 से बड़ा है। अब अगर तुम मान लो सडनली तुम माइनस काट देते हो और 2 आप ऐसे लिखते हो, देखो अब ये गणित आपकी गलत हो गई। अब बताओ क्या 2 3 से बड़ा है, नहीं 3 बड़ा है ना, 2 थोड़ी बड़ा है। तो ये इनइक्वालिटी जब भी आप ऐसी हरकत करोगे तो आपको ये इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ती है, इस साइड से आपको इस साइड करनी पड़ेगी, यही बात आपको समझा रही, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब बताओ कौन सा नंबर, ये बड़ा है ना, तो आपको ये चीज ये ऐसे आप कट नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, और जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 × 4 + 4 है ना, और इनइक्वालिटी इस साइड से इस साइड हो जाएगी और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 121। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। आगे क्या करना है सर, आगे इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 × n कितना हो जाएगा 4n - 4, और ये आ जाएगा 121, -4 को टांग के यहाँ फेंक दो तो ये आ जाएगा 4n should be greater than 121 + 4, so 4n should be greater than 125 and n should be greater than 125 divided by 4। 4 से इसको निपटा देंगे तो कितना आ जाएगा, चरते हैं 12 और 4 एकम 4.25 आ जाएगा ये, है ना, मतलब n जो है 31.25 से बड़ा होना चाहिए। अब 31.25 से बड़ा नंबर क्या आता है, 32, मतलब 31.25 पे ये नेगेटिव हो जा रहा है, लेकिन 31.25 कोई टर्म तो है नहीं, 31.25 कोई टर्म होता है, टर्म मैंने बताया या तो 31 टर्म होगा तो 32 टर्म होगा, या तो 5वां टर्म होगा तो 4था टर्म होगा, 4.5वां टर्म है ना 4.7 टर्म थोड़ी होता है, तो 31.25 कोई टर्म नहीं होता, हमें टर्म पूछा गया, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर 31.2 जस्ट बड़ा क्या आ जाएगा, n = 32, यानी 32वां 32nd नंबर पे पहला टर्म मिलेगा जो इसमें नेगेटिव आएगा। सर ये वो सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े ध्यान पूर्वक इन सभी सवालों को सॉल्व कर लेना। क्लियर, चलिए क्लियर हो गया तो फिर बहुत अच्छी बात है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं एपी का, आज हम एपी ना आज यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं। एपी के देखो अभी ऐसा नहीं कि सारे कंसेप्ट खत्म हो गए, सारे कंसेप्ट खत्म बिल्कुल नहीं हुए, बट फिर सर हम लेक्चर क्यों खत्म कर रहे हैं, लेक्चर हम इसलिए खत्म कर रहे हैं कि जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स वाले सीरीज में आपको मालूम पड़ेंगे, तो इसके शॉर्ट्स बहुत सारे होंगे, एपी में बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स अभी भी पेंडिंग है ना, अप्रोक्सीमेट अगर आप देख रहे हो तो अप्रोक्सीमेट कम से कम अभी भी 6 है ना, 5-6 शॉर्ट ट्रिक्स अभी भी बाकी है, तो अभी शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आपको बाकी के इससे जो कंसेप्ट है वो डिलीवर करते जाऊंगा मैं। क्लियर है क्या, तो शॉर्ट्स इसके आते रहेंगे। हाँ आगे कल से हम चैप्टर नंबर 6 नहीं सिर्फ स्टार्ट नहीं करेंगे, मैंने बताया था हम रिवीजन करेंगे 1 to 5 का, तो हम कल से रिवीजन स्टार्ट करेंगे 1 to 5 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो रहा है सर, रिवीजन तो ऐसा नहीं कि हम रिवीजन करेंगे, कल के दिन का जो लेक्चर होगा हम उसमें ऐसा करेंगे, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले वगैरह तो रिवाइज कर नहीं सकते, फॉर्मूले तो मैंने कर लिए, एक काम करते ना, मैं थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, मैं लाइव आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम कल के दिन जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में चैप्टर 6 ही स्टार्ट करते हैं, रिवीजन नहीं, चैप्टर 6 ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते जाएंगे, और जो आपने रिवीजन कहा था उसका क्या होगा, रिवीजन के लिए एक अलग से रख देंगे हम ना, रिवीजन के लिए एक संडे या फिर कोई छुट्टी वाला दिन होगा, मैं आपको डिसाइड बता दूंगा, आपको प्री अनाउंस कर दी जाएगी, कम्युनिटी में आपको पोस्ट भी डाल दूंगा, वीडियो थ्रू बता भी दूंगा मैं आपको, इस तारीख को इतने बजे हम ये रखेंगे लेक्चर, और उसमें हम कंप्लीट 2 घंटे 2.5 घंटे कुछ लेक्चर होगा, 2 घंटे जितना, 2 घंटे से कम ही होगा सर मेरे हिसाब से, 1 से लेके 5 तक कंप्लीट रिवीजन करेंगे, कंप्लीट रिवीजन, सारे शॉर्ट ट्रिक्स रिवाइज करा दूंगा उसके अंदर, सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दूंगा, A to Z चीज अपन कंप्लीट कर लेंगे उसके अंदर। क्लियर है, चलो फिर अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आप इस चीजों को कंप्लीट करना, नोट्स बना के पढ़ाई करते रहना। चलो बाय।